इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं। मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 एमएनए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है। इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ जरा सी भी सदाकत हो, ना जरा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं, कल मुझ पर कोई चोरी का इल्जाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दें। भाई इल्जाम लगाना आपका हक है, कुछ सबूत भी पेश कर देना। सलमान साहब कुछ बोलेंगे? सर कुछ बोलेंगे? ये मुझे गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर रहे हैं, मैं आवाम के साथ हूँ, हम हक की आवाज बुलंद करते रहेंगे। कमिश्नर रावलपिंडी ने एक तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन के हवाले से जिसकी हम चीजें जमा कर रहे हैं, अब कंपाइल कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा करते हुकूमत से कि फिलफौर इसकी तहकीकात की जाए कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बातें की हैं उसमें कितनी हकीकत है। जिस तरीके से एमक्यूएम को शहर कराची के अंदर ये तोहफे की शक्ल में सीटें बांटी गई, उसके ऊपर भी आवाज उठाई नहीं गई। जब 2024 में इलेक्शन हुए तो जितना वोट तहरीक इंसाफ को शहर कराची में इस दफा मिला, वो शायद 2018 में भी नहीं मिला होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त अगर आप देखें तो कमिश्नर रावलपिंडी के बयान ने मुल्की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है और कमिश्नर रावलपिंडी के इस बयान के बाद कई सवालात भी उठ रहे हैं। हमने देखा कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी सामने आया, जमात इस्लामी ने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया और ज़राए से चलने वाली खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर मुशावरत हुई है और चीफ जस्टिस साहब ने जो गुफ्तगू की है वो भी आपके सामने है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो इस कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी अपना बयान जारी किया और वो बयान भी आपके सामने है। लेकिन जब से इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी नताइज के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता रहा है। हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी को खास तौर पर कराची में जो एमक्यूएम की नशिस्तें हैं उस हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, JUIF के तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने हैं, जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने हैं। तो इस वक्त PTI जो है जो ये दावा कर रही है कि सबसे ज्यादा नशिस्तें PTI ने जीती हैं, लेकिन उसके बावजूद PTI को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो खास तौर पर बलूचिस्तान के हवाले से भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो सामने आ रहे हैं इंतखाबी नताइज को लेकर। इस वक्त जो भी मुल्क में डिस्कस हो रहा है इंतखाबी नताइज के हवाले से और इल्जामात लगाए जा रहे हैं धांधली के हवाले से, तो बलूचिस्तान हमने देखा कि जब इंतखाबात हुए तो बलूचिस्तान वो वाहिद सूबा था जहां से इंतखाबी नताइज ताखीर से आए थे और ये तमाम सूरत हाल आप सब लोगों के सामने है। तो इसी मामले पर हम बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान में हुआ क्या और जो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान है वो कितनी उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी और इसी के साथ साथ कमिश्नर का किसी भी इंतखाब में कितना अमल दखल होता है, क्या रोल होता है, इस मामले पर भी हम बात करेंगे। हम शुरू करेंगे सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब, सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रिंद साहब। रिंद साहब, हम बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखेंगे, डिस्कस करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान में हुआ क्या। लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान है आप किस तरह देख रहे हैं इसको सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरबानी साहब, जहाँ तक कमिश्नर साहब का बयान है, कमिश्नर एक बहुत ही हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बड़ा पावरफुल और बाइज़्ज़त ओहदा होता है और पूरे वो डिवीज़न को हेड कर रहा होता है। उसकी जो आज स्टेटमेंट आई है वो तो मेरे ख़्याल में उन्होंने ये 2023 के जो इलेक्शंस हैं इसमें आखिरी उन्होंने उसकी ताबूत पे कील ठोक दी है और इससे ज़ाहिर होता है जैसे हम जैसे लोग हम कह रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं और शाम जैसे 5 बजे इलेक्शन का एक ऑफिशियल टाइम होता है, मगर असूल ये होता है कि उस प्रेमिसेस में भले कितने भी लोग आ जाएं उनको हर सूरत में वोट कास्ट करवाना होता है। मगर हमारे यहाँ तो जुल्म ये हुआ, ज़्यादती ये हुई कि हमारी 30 पोलिंग स्टेशनों में उनका जो मटेरियल और उनका स्टाफ दिन 12 बजे तक नहीं पहुँचा। ठीक है। और उसके अलावा तकरीबन कोई 8 पोलिंग स्टेशन ऐसी थी जिनका मटेरियल कोई 3-4 बजे पहुंचा
और कुछ हमारी 2 पोलिंग स्टेशन तो ऐसी थी कि आखिरी वक्त तक उनका मटेरियल वहाँ नहीं पहुँच सका, तो वहाँ जो मौजूद PRO थे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, उनसे बाकायदा हमने ये रिकॉर्ड है हमारे पास, हमने जाके इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पे दिया है और 8 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियो बयान है कि जी हमारे पोलिंग के अंदर ज़बरदस्ती लोग आए, हमें मारा कूटा, हमें बंद किया, कमरों में बंद की और उन्होंने स्टैंप लगा के पूरी बॉक्सेस भर के वो चले गए। सैकड़ों की तादाद में हमने ऐसे पोस्टल बैलेट पकड़े हैं लोगों से जिन पे बाकायदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मोहर भी है, उस पे कैंडिडेट के ऊपर जी साहब, ये शायद आपकी टीवी दिखा ना सके, ये आप देख लें बाकायदा, और उसके पीछे ये देख लें। हाँ, ये उनकी ऑफिस स्टैम्प्ड है। हाँ, लेकिन रिन साहब अगर मैं मुख्तसर एक सवाल रखूं, देखें कमिश्नर रावलपिंडी का सर बयान आपके सामने है, जितवाया गया है, उनके स्टैम्प भी लगे हुए हैं। हाँ रिन साहब, लेकिन कमिश्नर रावलपिंडी का जो बयान है वो आपके सामने है। आप क्या समझ रहे हैं कि बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल हुई? क्या आप ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी लोगों को जितवाया गया? 100%, 110%, कोई शक नहीं था, क्योंकि इलेक्शन शुरू होने से पहले ही हमें कह दिया गया था, लोगों को बुला बुला के कहा जाता था कि सरदार हिंद को इस दफ़ा हम असम्बली जाने नहीं देंगे। उसने पिछले दफ़ा हमारे साथ ताउन नहीं किया, तो इस दफ़ा ये फैसला है चंद ताकतवर लोगों का कि हम किसी सूरत में सरदार हिंद को असम्बली में पहुंचने नहीं देंगे। और दूसरा ये कि मैं हमेशा नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल में दोनों में कॉन्टेस्ट करता हूं और जीतने के बाद एक सीट से विथड्रॉ हो जाता हूं। तो इस दफ़ा मैंने नेशनल असम्बली का इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ा, एक तो हल्के भी हमारे मुखालफिन की मर्जी के मुताबिक बनाए गए। इस दफ़ा एक नया डिस्ट्रिक्ट मेरे हल्के में शामिल किया गया, NA 254 NA 254 में नसीराबाद पूरा एक डिस्ट्रिक्ट उस हल्के में शामिल किया गया। रिन साहब, यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ये जो कमिश्नर का बयान है, आपको लगता है कि ये मामला यहीं रुकेगा या आपको खदशात है या आपकी मालूमात है कि मजीद ROs या DROs जो है वो सामने आ सकते हैं और ये मामला और इस सिलसिला अब यहाँ पर नहीं रुकेगा? बिल्कुल 100% मुझे यकीन है कि ये जो शुरुआत आज हुई है, शुरुआत तो उसी दिन 8 तारीख को ही, फरवरी को, ये ठीक है 8 फरवरी को ही कंफर्म हो गया था शाम तक कि ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं और ये असम्बली अब चल नहीं सकेगी। और मुझे 100% यकीन है कि ये असम्बली न तो बनेगी, न इसको कोई चला सकेगा और न ये चल सकेगी। तो जो कमिश्नर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उसके बाद तो ये क्लियर हो गया है। और तो मैं अपना आपको से भी कोई ROs DROs सामने आ सकते हैं रिन साहब? एग्जैक्टली मैं वही तो आपसे बात कर रहा हूँ, आपने कमिश्नर साहब को पकड़ लिया है। मैं यही रिक्वेस्ट आपकी खिदमत में कर रहा हूँ कि जो मेरा PB 12 का RO था जी, वो इलेक्शन के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स उठा के वो भाग गया। अच्छा। हम उसको ढूंढते रहे और 5 बजे जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में था और उसका ऑफिस था डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के अंदर, वहाँ इस्टेब्लिश किया गया था ये ऑफिस। मैं अपने हमायतियों को लेकर वहाँ पहुँच गया। वो दिन में रहा, वो रात रहा। अगले दिन मैंने 3 दिन डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में रात दिन वहीं गुजारे हैं, मगर RO नहीं मिलना था और नहीं मिला। और अभी तक जो मैंने सुना है कि वो RO हमें लोगों को मिल नहीं रहा है। अच्छा। और जो रिजल्ट हमारा अनाउंस किया गया अगले दिन, वो असिस्टेंट कमिश्नर मच को बुला के उसको फौरी चार्ज दे के और
एग्जैक्टली सारे 2 रातें इन्होंने वहाँ पे बैठ के आरओ के ऑफिस में ये मेरा रिजल्ट मैनेज किया है, और तीसरे दिन फिर ये अनाउंस इन्होंने किया है। और उसी वक्त हमने रिकाउंटिंग के लिए रिक्वेस्ट की कि भाई ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम मान रहे हैं आपके रिजल्ट को, मगर आप रिकाउंट तो करें, हमारे सामने लाएं तो सही। मेरे पोस्टल को सैकड़ों की तादाद में जो पोस्टल बैलेट थे वो आरओ ने कास्टो ने नहीं दिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि पूरे हल्के के अंदर पीबी 12 के अंदर स्टाफ जो है रात 12 बजे तक भी अनाउंस नहीं हुआ। मैं 10 इलेक्शन लड़ चुका हूं, ये पहली दफा जिंदगी में हुआ है कि सुबह इलेक्शन हो रही है और रात 12 बजे तक उन ऑफिसर्स का अनाउंस नहीं हुआ कि कौन पीआरओ अपना आरओ बनेगा, कौन डिप्टी आरओ बनेगा, कौन प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनेगा, कौन स्टाफ होगा, कुछ पता नहीं था। और जब सुबह हमने देखा तो 110% हमारे मुखालफिन के ज़ाती ताल्लुकदार जिनको सिफारिश करके वहाँ हम कुछ दिन पहले उनको वहाँ पे पोस्ट किया गया, उनको लगाया गया, पूरा इलेक्शन मैनेज था। कोई शक नहीं है हमें कि इस इलेक्शन को बाकायदा मैनेज किया गया है। लेकिन रिन साहब, माजी में एक आपका बहुत अहम बयान था कि भारी रकम की आपने बात की थी कि उसके बदले हुकूमत बनाई गई, सीएम बनाया गया। इस वक्त इन नताइज के बाद आपको बलूचिस्तान में क्या माहौल नजर आ रहा है, किसकी हुकूमत बनते हुए नजर आ रही है, और इस दफा भी क्या वही माजी की तरह कोई भारी रकम का मामला है, या आपको अब सूरत हाल क्या नजर आ रही है? देखिए जी, बात यह है कि ये बलूचिस्तान तो वैसे ही, जब मैंने पिछली दफ़ा बात कही थी, मैं उस पर अभी भी स्टैंड लेता हूँ, मगर मैं ये आपको बताऊँ कि इस दफ़ा बात कोई 3-4 अरब रुपए की नहीं है। यहाँ तो बाकायदा बोली लगाई गई है। यहाँ तो बलूचिस्तान में इस तरह तो जुम्मा बाज़ार में एक ऑक्शन हाउस होता है ना, जहाँ नीलामी होती है, इस तरह वो भी कुछ ना कुछ उसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कोई तरीक़ाकार होता है। इस दफ़ा जो बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की असम्बलीज़ के मेंबर और नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली बिकी है, और पसंद और नापसंद को जिस तरह यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया बलूचिस्तान के लोगों पे, इसकी पाकिस्तान में कोई तारीख नहीं मिलती है। लेकिन सर, किसको पसंद किया गया है? क्या नजर आ रहा है, किसकी हुकूमत बनने जा रही है बलूचिस्तान में? आप इंतजार करें, 2-4 दिन के बाद आपको वैसे ही नजर आ जाएगा कि आप अगर आप बता दें पहले तो कि किन के नहीं, मैं अब इतना जल्दी भी नहीं बता सकूंगा। आज तो सारा कुछ आपकी टीवी और मीडिया में आया है, आप उठा के देख लें कि कौन आज़ाद उम्मीदवार जिस तरफ रुख करेंगे, इट मीन्स कि वही हुकूमत बना रहे और उसी को आशीर्वाद हासिल है। लेकिन सर, वो तो देखें ना, नून लीग भी खुश नजर नहीं आ रही। बिलावल साहब जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, वो खुश नजर नहीं आ रहे। मौलाना साहब, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, नून लीग तो बड़ा कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अभी नून लीग को भी तो वो नताइज नहीं मिल सके जितनी वो तवक्कुआत रख रहे थे। मैं तो एक बात ज़रूर सियासी जमातों से, मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूँ, एक सियासी, मैं अपने को वर्कर की लेवल से भी कम समझता हूँ, मगर वैसे तो एक पॉलिटिशियन, मैंने असम्बली में 9-10 असम्बली मैंने देखी हैं और उनका मेंबर रहा हूँ, मैं पार्लियामेंटेरियन रहा हूँ। इस दफ़ा जो कुछ हो रहा है और इस तरह जिस तरह सियासी जमातों को, अफसोस है मुझे सियासी जमातों का कि खुद ये सियासी जमातें पहले बोरा बनती हैं, पहले उनसे रियायतें मांगती हैं, फिर जब उनको रियायतें नहीं मिलती हैं तो फिर वो प्रोटेस्ट करना शुरू करती हैं। तो अब जब 2018 के इलेक्शन के बारे में नून लीग और पीपल्स पार्टी का क्या राय था, तो आज वो क्यों खामोश बैठी हुई है और आज क्यों नहीं बोल रही है? मैं तो कहता हूँ ये वर्स्ट इलेक्शन थे। इलेक्शन देखिए, मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन के नाम पे एक मशवरा दे दें। वो सर, सवाल ये है कि आप क्या तमाम सियासी जमातों को क्या मशवरा देंगे? मौलाना साहब ने 2018 में आप एक मशवरा दिया था कि असेंबलियों में ना जाए, आपको याद होगा। आप बतौर सीनियर सियासतदान क्या मशवरा देंगे कि तमाम सियासी जमातें असेंबली में ना जाएं, दोबारा इलेक्शन की तरफ जाया जाए, या क्या तजवीज होगी आपको? मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह जमात इस्लामी का एक मेंबर ने आके कहा कि मुझे जितवाया गया है, मुझे खैरात दी गई है, तो ये पॉलिटिशियंस को जिस तरह
उनके हक देने के बजाय खैरात दी जाती है। मैं नवाज शरीफ साहब को भी कहूँगा, आसिफ जरदारी को भी, बिलावल को भी, मौलाना फजल रहमान को भी, कि वो इस असम्बली को, इसके वजूद को मानने से इनकार कर दें। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो वाकई पॉलिटिशियन है, वो वाकई कौम की नुमाइंदगी करते हैं और अपने को कौमी लीडर समझते हैं, तो इस इलेक्शन को रिजेक्ट कर दें और फ्रेश इलेक्शन के लिए रिक्वेस्ट, ये मुतफिक हो जाए और एक फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन की डिमांड की जाए। अच्छा, ठीक है रिन साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। यार मोहम्मद रिन साहब हमारे साथ थे। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम तहरीक इंसाफ और इसी के साथ साथ जमात इस्लामी का जो मौक़िफ़ है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। यार मोहम्मद रिन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त तहरीक इंसाफ ने आज आपके सामने है कि एहतजाज भी किया, गिरफ्तारियां भी हुई और तमाम सूरत हाल आपके सामने है। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान को हम डिस्कस कर रहे थे, उसी मामले पर हम बात करेंगे। पीटीआई के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब, आपने टाइम निकाला। सर, सबसे पहले तो जो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान है जिसने कई सवालात को जन्म दिया है, मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। सर, क्या सूरत हाल क्या देख रहे हैं? ये सिलसिला यहीं रुकेगा या क्या आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ ये रावलपिंडी के जो कमिश्नर साहब ने बयान दिया, ये याद रखें, ये वो शख्स है जिसके बारे में 2022 में मरियम नवाज ने ट्वीट किया था कि इसके खिलाफ इमरान खान प्रोपेगेंडा क्यों कर रहा है, ये तो पता नहीं क्या अच्छा है, और ये इसके बारे में ये ट्वीट किया हुआ है। ठीक है, तो इसका उस लिहाज से पस मंजर रखते हुए हर एक इंसान होता है, बाज लोग होते हैं जैसे उनका ज़मीर मर गया होता है, बाज लोग होते हैं उनका ज़मीर 1, 2 साल, 3 साल बाद, 5 साल, 10 साल बाद जागता है। जैसे वो अपने जनरल दुरानी साहब थे, उन्होंने कितने अरसे बाद कहा कि हम लोगों ने नवाज शरीफ साहब को पैसे दिए थे वो IGI बनाने के लिए और वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ लोग होते हैं उनका 1, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, साल एक में जाग जाते हैं, और वो इसलिए होते हैं कि जब आप गलत काम कर रहे होते हैं ना, तो आपके ऊपर एक गिल्ट आना शुरू हो जाता है। अगर आपका ज़मीर जागा हुआ है या आपका ज़मीर अभी सोया हुआ, तो गिल्ट उसको आहिस्ता आहिस्ता जगाता है, और फिर 1 या 2। और ये जो उन्होंने कहा था ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है। जब गिल्ट बढ़ जाता है तो इंसान 2 काम करता है, या इंसान खुदकुशी की कोशिश करता है, और या इंसान उस चीज को बाहर बता देता है, उससे इंसान के दिल का बोझ बढ़ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये पहला कतरा है, ये पहला कतरा है उस बारिश का। और अभी देखिए ये मिट्टी महकनी शुरू हो रही है, और मेरा ख्याल ये है कि इन चीजों के बाद जो असल चीज हमें है ना, वो ये है कि जो मैं सुन रहा था मरियम औरंगजेब का, कि ये इसका इतनी देर बाद क्यों जागा है। देखिए, बाज लोग होते हैं जिनका जमीर सोता ही नहीं है, वो अपने मौक़िफ़ के डट जाता है, और बाज लोग जिनका ज़मीर मर जाता है। लेकिन हुमायूं साहब, आपको हुमायूं साहब क्या नजर आ रहा है? आपको लगता है कि ये कमिश्नर रावलपिंडी ही का बस बयान होगा, या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आरओज़, डीआरओज़ मजीद जो है वो सामने आ सकते हैं? कोई आपकी मालूमात इस हवाले से? मैं समझता हूँ जिस शख्स के दिल में ना खुदा का खौफ होगा, और उसको ये महसूस होगा कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रय्यतिही, और तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा, तो अगर उसने अपना ये गलत फेल ठीक ना किया, तो वो क़यामत वाले दिन कैसे अपने को बख्शा हो जाएगा? दुनिया में तो चलो सजा जो भी हो जाती है, क़यामत वाले दिन की सजा से क्या करोगे? और मैं समझता हूँ कि अभी मियां नवाज शरीफ साहब को फॉर्म 45 और 47 की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये टाइम आ गया है कि उनको 50 रुपए का एक और फॉर्म जमा कराना चाहिए, और वो मुल्क से बाहर वो अपनी उसके लिए क्या कह सकते हैं, इलाज के लिए जाना चाहिए। लेकिन इस दफा मुझे लगता है एयरपोर्ट को हमें बंद करना चाहिए, और एयरपोर्ट के बाद ये याद रखिए कि पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं वो सबसे अच्छे डॉक्टर हैं दुनिया में, तो इलाज इंशाल्लाह ताला उनका इस दफा इधर ही होगा। लेकिन हुमायूं साहब, ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो सारी आपके सामने है, हुकूमत का बयान भी आपके सामने है कि तहकीकात होगी। अब इल्जाम ये लग रहा है कि आपके पास सबूत नहीं है। यार मोहम्मद रिन साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि सबूत नहीं है। आप समझते हैं कि वाकई आपके पास सबूत नहीं है? और दूसरा, इसी के साथ बताइएगा कि अगर हुकूमत कमीशन बनाता है तो पीटीआई उस कमीशन का हिस्सा बनेगी, कोई सबूत पेश करेगी? देखिए, इस तरह है कि सबूत इलेक्शन का एक ही सबूत है, ठीक है, वो डब्बे के अंदर होता है। उस डब्बे को गिन के एक फॉर्म बनाया जाता है, फॉर्म 45। हमारे पास इस तरह है कि हर हलके में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 नहीं है, हमारे पास जो बाकी कैंडिडेट्स थे उनके भी फॉर्म 45 है।
और उसके बाद वो हुमायूं साहब, वो नून लीग कह रही है कि ये जो आपके पास फॉर्म 45 है ये जाली है, असली फॉर्म उनके पास है। ये सर उनका मौकफ है। नहीं, देखिए उनके पास भी असली है, हमारे हर कैंडिडेट के पास एक असली होता है। जो उसके उस फॉर्म के ना हर एक जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं सबको एक जेन्युइन वो मिलता होता है। ये नहीं होता कि एक ही फॉर्म 45 है, जेन्युइन होता है। जो ओरिजिनल होता है ना वो इलेक्शन कमीशन के पास होता है। अब इन सब चीजों के पास ये क्या होता है, अब मैं अपना PMLN वाले अपने, जमात इस्लामी वाले अपने, पीपल्स पार्टी वाले अपने, मुर्तजा नवाज खोकर इस्लामाबाद के 2 हलकों में वो अपने फॉर्म 45 ले आएंगे। फिर हम देख लेंगे कि इन 4-5 फॉर्म 45 में से कौन से 2 या 3 फॉर्म्स हैं जो एक जैसे हैं। जब वो एक जैसे होंगे तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि यार इन लोगों ने गलती नहीं की, गलती उसकी है। नंबर 2, हम लोगों ने देखा था कि फॉर्म 45 और 47 के अंदर जो डिफरेंस है, जो मियां नवाज शरीफ के हल्का NA 130 का था, उसमें उन्होंने बता दिया था कि जो डालेशुदा वोट है उनसे ज्यादा एक्सेप्ट किए हुए वोट थे। लेकिन हुमायूं साहब, अब यार मोहम्मद रिंद साहब से हमारी बात हो रही थी सर, आपसे पहले उनसे हमने जब पूछा कि आपको क्या लगता है कि सियासी जमातों को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तजवीज दी है। उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी तजवीज है कि इस असेंबली को नहीं मानना चाहिए और दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएं। PTI सर क्या समझती है कि वाकई असेंबलियों में नहीं जाना चाहिए, दोबारा इलेक्शन हो, या आपकी तजवीज क्या होगी? देखिए इस तरह है कि दैट इज वन वे जो वो बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो अब हमने ग्राउंड रियलिटी देख ली, पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है वो करे। अब सिंपल तरीका है, एक इलेक्शन हो चुका है, उसमें लोगों ने आके वोट दिया, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई है। और ये याद रखें 5 बजे तक जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके ऊपर किसी को प्रॉब्लम नहीं है। एग्रीड। अब उसके बाद हम निकालते हैं फॉर्म 45। जो फॉर्म 45 हैं आप उनको गिने, उनको जो प्लस करके देख लें। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी है उनको हारा डिक्लेयर कर दे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती हुई है उनको जीता डिक्लेयर कर दे, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती है उनको डिक्लेयर कर दे। अगर ये दोनों हारी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 75 जो सीटें हैं वो उनकी बनती हैं तो उनको उनकी सीटें वापस कर दो। हम लोग 160-170 हमारी सीटें हो जाएंगी, हम लोग आराम से फेडरल में कर लेंगे। लेकिन ये सिर्फ फेडरल की बात नहीं है, इनके नीचे जो प्रोविंशियल असेंबली की सीटें थी वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी मार्जिन से जीती हुई हैं। अगर मैं नेशनल असेंबली में 60,000 से जीता हूं तो रफली मैं 25-35 या 30-30 या 40-20 से मैं नीचे के जो 2 हल्के होते हैं उन पे भी जीता हुआ हूं। तो उस लिहाज से पंजाब में हमारे तकरीबन 250 के करीब सीटें हैं, फेडरल में हमारे पास 170 प्लस माइनस सीटें हैं, KP में हमारी 40-41 सीटें हैं, कराची में हमारी 19 से 20 सीटें हैं, और मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में थोड़ी हैं, वो 4-5 है या 6 हैं उस लिहाज से। तो अगर आप इस लिहाज से कर ले, मैं बिल्कुल मानता हूं कि हमारा कराची में जो सिंध है उसमें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, हम उनके उसमें मुकाबले में हमने सीटें नहीं लिए तो वो जरूर गवर्नमेंट बनाए। बलूचिस्तान में जो मर्जी इल्हाक करके करते हैं, हमारा नहीं बनता। लेकिन पंजाब में, फेडरल में और KP में, इन 3 जगहों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजाते सिंगल पार्टी लीड लेकर गई हुई है। लेकिन हुमायूं साहब, ये जो PTI के अंदर पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात की कल से अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ TV चैनल्स पर ये खबरें चल रही हैं कि असद कैसर साहब के आने के बाद शायद बैरिस्टर गौहर साहब को साइडलाइन किया जा रहा है। आप वाकई समझते हैं कि कोई इख्तिलाफात हैं असद कैसर साहब के आने के बाद पार्टी के अंदर? देखिए मैंने कोई ऐसी चीज देखी नहीं है कि उनके इख्तलाफ हों आपस में। देखिए किसी नजरिए के ऊपर, किसी बात के ऊपर एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। मतलब अगर आपके हम आपके 3 एंकर्स बैठे होंगे, आपके डॉन के 3 एंकर्स बैठे होंगे, उनका भी इख्तिलाफ राय होगी, बट दैट डजंट मीन कि वो लोग सारे डॉन को रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। तो वो चीज अपनी जगह पे। लेकिन ये याद रखें कि जो भी है, चाहे उनका आपस में इख्तिलाफ हो या ना हो, बात जो है वो इमरान खान की चलती है। बात जो भी होगी वो इमरान खान अगर कह देगा कि असद कैसर है तो असद कैसर होगा, अगर वो कहता है गौहर है तो गौहर होगा, अगर वो कहता है कोई तीसरे बंदे का नाम ले लेता है, कोई शख्स पाकिस्तान। लेकिन हुमायूं साहब आखिरी सर एक सवाल बता दें कि आपको क्या लग रहा है, वफाक में मजबूत इत्तेहादी हुकूमत और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आपको बनते हुए नजर आ रही है, और कितना अरसा बनेगी तो चलेगी आपकी नजर में? मुझे लगता है अनकरीब जो है ना बहुत बड़े बड़े राज आने वाले हैं। मुझे लगता है अनकरीब पिछले
एक 1.5 साल के अंदर जो जो चीजें हुई है ना, जैसे जो मौलाना साहब ने जिस चीज को स्टार्ट किया है, मैं समझता हूँ उसके आगे की स्टोरी अनफोल्ड होने वाली है। मैं समझता हूँ कि जो बाज लोग हैं जो 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 9th में से पहले वाले जो वाकयात हैं उनकी भी वो एक अनफोल्ड होने वाली है। मैं समझता हूँ मरियम नवाज नहीं बनेंगी उसकी ये पंजाब की। मैं समझता हूँ फेडरल में भी पीपल्स पार्टी या नून लीग इन दोनों में से कोई नहीं बनाएगी। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें इंक्वायरी की तरफ जाएंगी। उस इंक्वायरी के बाद बहुत बड़े बड़े बाज बुर्ज जो हैं वो शायद खुद इस्तीफा दे दें या शायद उनसे इस्तीफा ले लिया जाए, और मैं ये समझता हूँ उसके बाद रिकाउंटिंग होगी फॉर्म 45 की, और उसकी बेसिस पे जो पार्टी जीती है, जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, वो पंजाब में, वो फेडरल में और केपी में अपनी हुकूमतें बनाएंगी। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये स्टार्ट होगा पाकिस्तान की जो जो कहते हैं ना हकीकी आजादी, जो उस सोच से आजादी है कि जिसमें हम लोग किसी की बातें सुनने, लोगों को इसमें ये पहली बार होगा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल मेरिट सामने आएगा। जिनको अवाम ने वोट दिया वही जमा करेगी। ये 1970s वाली बात नहीं होगी कि 160 सीटों वाले हट जाएंगे और 80 सीटों वाले जीत जाएंगे। ये 1990 वाली भी नहीं होगी कि जिसमें IGI बनाई गई थी। ये एक्चुअली है इन लोगों ने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। वो बंदा अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, उसने से मस नहीं हुआ और उसने जेल में रहकर भी उसने कहा है कि मैं अपने मौकफ से नहीं हटूंगा। ठीक है हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। हुमायूं साहब बहुत का नाज़रीन, सेनेटर हुमायूं साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जमात इस्लामी के तर्जमान कैसर शरीफ साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। यार मोहम्मद रिन साहब और हुमायूं मोहम्मद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जमात इस्लामी के तर्जमान कैसर शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया कैसर शरीफ साहब, आपने टाइम निकाला। सर ये बताइएगा कि इस वक्त जो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान है, हमने माजी में देखा, माजी करीब में, ये कुछ दिन कबल की भी बात है कि जमात इस्लामी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम सबके सामने हैं। ये कमिश्नर रावलपिंडी के बयान को जमात इस्लामी किस तरह देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने 10 तारीख को अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने मंसूरा के अंदर इंतखाबात के बाद एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पूरी सेंट्रल लीडरशिप जो है वो उनके साथ थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ये धांधली ज़दा इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, इसके नताइज को मुस्तरद करते हैं। और उन्होंने कहा कि ये धांधली नहीं बल्कि ये तो जुर्लू फिरा है। और उन्होंने मुतालबा किया था कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो हैं वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हों, और साथ ये भी मुतालबा किया था कि एक कमीशन जो है वो बनाया जाए जो इन तमाम मामलात को देखे और इसके फैक्ट्स को इकट्ठा करके कौम को इस इलेक्शन के हवाले से सारी सूरत हाल से आगाह करे। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उनका जो मौक़िफ़ है, जो उन्होंने आज सारी चीज़ों का इंकशाफ किया है, ये बेसिकली जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की तायीद है। जो चीज़ हम कह रहे थे, जिस पर हमने बहुत सारे सबूत जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को फराहम किए, बहुत सारी हमने शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अमली तौर पर उस पर कुछ नहीं हुआ। आज हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक जो है वो मज़ीद सामने आई है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ गुरमानी साहब कि ये पहला फ़र्द नहीं है। आप जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप देखेंगे कि जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की तायीद आपको हर जगह से जो है वो नज़र आएगी। जमात इस्लामी ने सबसे पहले इस चीज़ को मुस्तरद किया था, मुतालबात नहीं। कैसर साहब, ये आपकी मालूमात है कि मजीद भी, कैसर साहब आपकी ये मालूमात है कि मजीद भी कोई आने वाले दिनों में ROs, DROs या इस तरह की मालूमात सामने आ सकती है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जिन लोगों से ये काम करवाया गया है, अगर वो थोड़े से भी बाज़मीर लोग हैं तो किसी ना किसी दबाव की वजह से, ज़मीर के दबाव की वजह से वो इस चीज़ से ज़रूर लोगों के सामने जो वो आएंगे। जिस तरह ये देखें, लियाकत अली चट्ठा साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि मैं ये फील कर रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं, यानी इतना उन पर अपने इनर फीलिंग्स का जो है वो प्रेशर था। तो मेरा ये अंदाज़ा है, जिस तरह तमाम सियासी जमातें इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, वो कह रही हैं कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, चुराया गया है, हमारे वोट को चुराया गया है, और सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात इस पर हैं। इसी तरह जिन लोगों के ज़रिए ये काम करवाया गया है उन पर भी प्रेशर है, अखलाकी प्रेशर है, अपने ज़मीर की अदालत का प्रेशर है। लेकिन अब कैसा साहब, मैं ये समझता हूँ कि हर गुजरते दिन के साथ इसमें इंकशाफात और चीज़ें सामने आएंगी। हाँ, लेकिन कैसर साहब, आपको क्या लग रहा है कि वफाक में इत्तेहादी हुकूमत बन सकेगी इस सारी सूरत हाल के बाद? और पंजाब में आप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनते देख रहे हैं। अगर ये हुकूमत बनती है तो आपको क्या लगता है जमात इस्लामी क्या देख रही है, कितना अरसा ये चलेगी हुकूमत?
देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये हुकूमत बने ना बने, किसकी बने, लेकिन ये चीज़ तय हो गई कि ये एक फेक इलेक्शन है और जो हुकूमत वजूद में आएगी वो बड़ी कमज़ोर हुकूमत होगी, वो ज़्यादा अरसा जो है आपको नज़र नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ आप उसमें देखेंगे कि वो डिलीवर नहीं कर सकेगी। हमने पाकिस्तान की तारीख में देखा कि जितनी हुकूमतों को इस तरह लाया गया वो डिलीवर नहीं कर सकी, उन्होंने अवाम के अंदर पजीराई नहीं पाई, उन्होंने अवाम के अंदर अपने आप को मजीद खराब किया, उनकी इज्जत। आखिर में कैसर साहब ये बताइएगा कि आपकी बातचीत चल रही थी तहरीक इंसाफ के साथ, फिर आपकी वजाहत भी सामने आ गई। इस वक्त बताइएगा कि पीटीआई के साथ आपकी बातचीत चल रही है, क्या आप उनके साथ ताउन कर रहे हैं, क्या सूरत हाल बन रही है? देखिए, कल हमारी जो है वो मुलाकात हुई, दोनों जमातों के जो कायदीन हैं, जो कमेटियां बनी हुई हैं, इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। लियाकत बलोच साहब जमात इस्लामी की कमेटी को हेड कर रहे हैं, दूसरी तरफ से असद कैसर साहब थे। तो ये इब्तदाई गुफ्तगू के बाद जाहिर है हमारा राब्ता मौजूद है। आज जमात इस्लामी पाकिस्तान की मरकजी मजलिस शूरा जो है उसका इजलास अभी भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब जो हैं वो उसकी सदारत कर रहे हैं। हमारे एजेंडे पर ये मामला मौजूद है कि पीटीआई ने जो हमसे राब्ता किया हुआ है उस पर जमात इस्लामी का आइंदा का क्या पॉलिसी होगी, क्या लाहे अमल होगा। तो कल 3 बजे सुपहर जो है वो अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब, ये जो धांधली वाला मामला है, ये जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन के चीफ का इस्तीफ़ा है, ये जो हमने कमीशन बनाने का मुतालबा किया हुआ था जो पूरा नहीं हो रहा, इन सारी चीज़ों पर जो है अपनी पार्टी का आइंदा का लाहे अमल कल मंसूरा 3 बजे सुपहर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर साहब, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यार मोहम्मद रिन साहब का मौक़िफ़ भी आपके सामने, खासतौर पर उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से बात की। अब इन बयानात के बाद हमने देखा कि तमाम जमातों के बयानात भी सामने आ चुके हैं, जो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान है। अब देखें कि इस सियासी जमातों के बयानात के बाद चीफ जस्टिस का बयान आपके सामने, इलेक्शन कमीशन का बयान आपके सामने। अब देखें कि जो सियासी जमातें कमिश्नर रावलपिंडी से सबूत देने का मुतालबा कर रही हैं, इस मामले पर हम देखें कि आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।